हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर, है ना, क्लास 12 के ऊपर, उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12 के ऊपर जो हम प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आपकी ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका फिजिक्स का ले रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको टॉपिक इस चैप्टर इसमें दिख ही रहा होगा, बहुत छोटा सा एक चैप्टर है। ठीक है, और मतलब छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी इसके 2-3 जो क्वेश्चन आते हैं वही है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब उसी के जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, या तो वही होंगे या उसके जैसे दिखेंगे। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन है वो और क्वेश्चन नहीं बन सकते। ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं, उन्हीं से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, और ये सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन यानी स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, लेंज लॉ, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और फैराडे लॉ, 4 टॉपिक हो गए आपके, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी मज़ा आता है इसको। ठीक है, और क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, और वो क्वेश्चन मतलब यही आपके हर बार रिपीट होता है इसी के जैसे। ठीक है, तो ये जो जैसे कि आपको पता है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी ये वीडियो। ठीक, तो दोनों तरीके के बच्चे इसको देख सकते हैं, दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पक्का दिख जाएगा और इससे रिलेटेड दिख जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको टाइम दिया होगा, ठीक है, करंट दी होगी कि 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर हो गई आपकी करंट। ठीक है, 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर आपकी करंट क्या हो गई, कम हो गई या बढ़ भी सकती है। ठीक है, 0 से 5 भी हो सकता है। आपको यहाँ पे विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, नहीं सॉरी, ईएमएफ दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है, कितना, 200 वोल्ट, यानी ई की वैल्यू 200 वोल्ट दे रखी है। ईएमएफ को ई से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एवरेज ईएमएफ जो है वो 200 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, यानी स्वप्रेरकत्व, यानी एल निकालना है आपको। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है इसके ऊपर, उसी से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ई इक्वल टू, एक मिनट, ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन भी होता है आपका। ठीक है, तो आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो डी आई, जो आपका डी आई है ना यहाँ पे फॉर्मूले में, ये कैसे निकालोगे। आपकी करंट पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 0। तो 5 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 एम्पेयर लिखेंगे, है ना। तो डी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे जो डी टी है उसकी वैल्यू कितनी देर की थी आपको, टाइम 0.1 सेकेंड देर का था, तो टाइम नीचे रख देंगे 0.1। ठीक है, एल यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई में, कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूले में ई है, ई की जगह आप रखोगे 200, कितना रखोगे, 200। तो यहाँ से आपको एल निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा इधर। ठीक, तो कैसा लिखेंगे, 200 इंटू 0.1 अपॉन 5 लिखेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू। तो इसको काट लो, 5 4 जा 20, 0 40, ये मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो कितनी यूनिट हो जाएगी इसकी, हेनरी होगी इसकी यूनिट। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 4 हेनरी आ गया आपके। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी आई की वैल्यू रखनी है, डी टी की वैल्यू रखनी है और ई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, बाकी जिनकी मैथ्स होगी वो तो ईजिली कर लेंगे, है ना। बायो वाले भी इसको ईजिली कर लेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर है नहीं। ठीक है, इतनी तो होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, जो मैंने भी करवाया, इसको ज़रूर कर लेना, या इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि क्या है। एक विद्युत रोधी तार की एक कुंडली एक बैटरी से संयोजित कर रखी है आपने। ठीक है, एक तार है,
और उसको एक बैटरी से लगा रखा है। यदि इसे गैल्वेनोमीटर के पास है ना, कहाँ लेके, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा क्या कहता है, करंट को डिटेक्ट करता है, नहीं संसूचित कर मतलब एक तरीके से करंट को पता करता है, ठीक है, कि किसी वायर में करंट है या नहीं करता, डिटेक्ट करता है वो, ठीक है। तो आप जैसे ही आप उसको इसके सामने लेके आए ना गैल्वेनोमीटर, तो जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होगी वो डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट मतलब उसमें मोशन होगा ऐसे, है ना, या तो इधर चलेगा या इधर चलेगा। तो वो क्यों होता है कि, तो इसका आंसर होगा पहला ही ऑप्शन है, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जैसे ही आप इसके सामने यहाँ लेके आओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी से करंट निकलेगी, तो इसमें तो करंट फ्लो हो रही होगी और इधर की तरफ, ठीक है, करंट फ्लो हो रही होगी। तो ये करंट क्या कर रहा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इस गैल्वेनोमीटर से टच होगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में भी एक करंट की हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस कॉइल में करंट है, आपका बैटरी से करंट आ रहा है। अब आप उसको एक गैल्वेनोमीटर के सामने ले गए। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके सामने लेके आओगे ना, तो ये जो पहली कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, तो वो इससे टच होगा और इससे टच होगा, तो इस पर भी क्या बनेगा, करंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को, यही इसका आंसर होगा। तभी उसकी जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ना, उसमें डिफ्लेक्शन आया, क्योंकि उसके अंदर भी क्या हो गया, एक करंट उत्पन्न हो गई आपकी, ठीक है, प्रोड्यूस हो गई। तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो पहला हो गया इसका, पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है कि जैसे दो कॉइल आपके पास, जैसे मान लो एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, ठीक है, और उनके बीच में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अन्योन्य प्रेरण हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, एक को मैं इधर इतनी ऊपर बना दूँ और एक को इतनी नीचे बना दूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर मैंने क्या करा, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे गिनूँ, तो यहाँ पे कितने टर्न्स है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। दूसरे वाले में मैं करूँगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो ज़्यादा कर दिया ना, ऐसे ही दूसरे वाले में भी ज़्यादा कर दूंगा। तो अब इनमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो जो पहले वाला है, देखो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, म्यू N1 N2, N1 क्या है, यानी पहली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, N2 क्या है, दूसरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और A क्या है इनका एरिया, और I क्या है इनमें करंट, ठीक। तो पहला जो पॉइंट है कि इन दोनों को अगर हमने दूर दूर कर दिया, मान लो पहली कॉइल ये है और दूसरी कॉइल को इतनी दूर बना दिया, तो इनके बीच में गैप ज़्यादा कर दिया हमने, अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ये करंट, इस मान लो इस वाली कॉइल में करंट है आपका, बैटरी से इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, इसमें तो करंट है, तो इस पर जो यहाँ करंट बनेगा इधर, ये क्या होगा, कम बनेगा। क्या बनेगा, कम बनेगा। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा ना, यहाँ पर बना दूंगा कैसे, तो इसमें करंट ज़्यादा बनेगा, और पास ले जाऊँगा तो करंट और ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे आपकी दो कॉइल यानी दो कुंडली के बीच की दूरी बढ़ती है, तो जो दूसरी वाली कॉइल है उसमें जो करंट बनेगा या वोल्टेज बनेगा वो कम बनेगा, ठीक है। क्या होगा, कम बनेगा। तो कम क्यों बनेगा, क्योंकि उससे जो फ्लक्स होगा वो कम लिंक होगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या बताया था, पहली कॉइल में करंट जा रहा है, ठीक है। अब आपने उसके सामने क्या रखा है, एक दूसरी कॉइल को रख दिया, तो जब ये पास पास होंगी तो इस कॉइल का जो भी फ्लक्स होगा इस वाले से टच होगा ना, सेकंड वाली से, ठीक है, तो तब इसमें ज़्यादा करंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। करंट क्या बनेगा, ज़्यादा। अगर मान लो आपने इनको दूर कर दिया, तो इसका जो फ्लक्स होगा उस तक पहुँचेगा ही नहीं, हल्का हल्का पहुँचेगा, तो जिससे यहाँ पे जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन दी सेपरेशन बिटवीन कॉइल इज इंक्रीज, म्यूचुअल इंडक्शन डिक्रीज बिकॉज फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डिक्रीज। तो यही मैंने बोला, जैसे आप दूर कर दोगे, फ्लक्स जो उससे टच हो रहा होगा वो कम हो जाएगा। यदि कुंडली के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उससे अन्योन्य प्रेरण घट जाता है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर बद फ्लक्स जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि अगर हमने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ
टर्न मतलब नंबर ऑफ टर्न मतलब फेरों की संख्या अगर हमने बढ़ा दी तो म्यूचुअल इंडक्शन तो बढ़ जाता है आपका। क्या होता है यहाँ पे N1 N2 बढ़ा दोगे तो M तो आपका बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो इजी था आपका, फर्स्ट भी इजी है। ठीक है, तो हिंदी में शायद मैंने लिखा नहीं है इसको सेकंड पॉइंट, तो आप लिख लेना इसको कि फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या होगा, अनोन्य प्रेरण बढ़ जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। लेंज लॉ है ना, वो बेस्ड होता है किस कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में बेस्ड होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो इसका जो आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया आपका। बस यहाँ पे हम क्या निकालना है, अनोन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, वो आपने एल निकाला था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना, इस वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था पूरा चैप्टर एक जैसा है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बट निकालने का तरीका भी सेम है, बस वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, तो सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ो। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और फिक्स हो जाएंगे आपके क्वेश्चन कि ये आपके होने मतलब ये आपके आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फिर आपके क्या है, आपको मतलब ऐसा है कि पहले सबसे पहले उनको देखो जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो उनमें से ये वो चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है, इसमें करंट है कितनी, 3 एम्पियर का प्राइमरी कॉइल में, और 0.001 सेकेंड में ये घटकर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ईएमएफ बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितना ईएमएफ है, 1500। तो दोनों के कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यह है इसका, है ना, डेल्टा टी आपको जो दे रखा है वो दे रखा था 0.001। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 × 10⁻³ सेकेंड, है ना, ये पावर पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो 10⁻³ सेकेंड, तो वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, करंट क्या हो रहा था आपका, करंट जो हो रहा था आपका डेल्टा, अगर मैं आई निकालूँ या डी आई निकालूँ, डी आई, तो 3 एम्पियर से कहाँ जा रहा था, 0, तो कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। तो जो डी आई आएगा आपका, डी आई लिख लेना इसको, 3A आएगा। ठीक है, 3 एम्पियर। ई की वैल्यू दे रखी थी 15,000। ठीक है, तो इतना वोल्ट दे रखा है आपको, एम निकालना है आपको, तो बस इस फॉर्मूले में रख दो, है ना, E = mdI/dt। तो E की वैल्यू रख दो, 15,000 को कैसे लिखोगे, 15 था, हाँ 15 × 10⁻³ m, डी आई की वैल्यू कितनी है, इंटू 3 रखो, और डी टी की वैल्यू कितनी रखो, 10⁻³ ठीक है, यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे इसको, 3 से इसको काट दो कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 3 × 5 = 15, और ये 10⁻³ इधर ले लो, तो कितना होगा, 5 × पहले से 3 है ही और एक -3 और आएगा, = m। तो ये कट गया, तो कितना बचा, केवल 5। तो इस तरीके से 5 पास आपका 5 हेनरी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, और दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है ना, अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो देखते हैं इसको, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपको कैसे हमारे कैसे ये वीडियोस लगती हैं वो उसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ना, आपके फ़ायदेमंद है कि नहीं है, वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। ठीक, और आपको इसी तरीके से वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अभी जैसे ये फर्स्ट बुक, कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री की फ़र्स्ट बुक, फिजिक्स की फ़र्स्ट बुक पहले कंप्लीट करा लूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैथ्स जो है
उसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा पिछले 4-5 साल के, ठीक है। बाकी जो इनमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रह गए होंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो उसको भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग चल रही है अभी। तो बाकी ये है कि जब आप कमेंट करके बताओगे किस तरीके से आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं आप कोशिश करूँगा कि किस तरीके की वीडियोज़ आगे बनानी है। अगर आपका पैटर्न चेंज होता है, एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना लूँगा, है ना। हर चैप्टर के जो एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो उनकी तैयारी अब चलेगी, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा आप सबके सामने। तो बस आप लोग बने रहिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि क्या क्या आपको मतलब कैसे इसमें आपको चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको नोट्स चाहिए और क्या है ना। और कैसे आपको ये जो मेथड है, तरीका है पढ़ाने का, वो कैसा लग रहा है, ठीक है। ये सब इसके ऊपर कमेंट करना, ठीक। तो देखते, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, म्यूचुअल मीन्स दो के बीच में कुछ म्यूचुअल हो रहा होगा, ठीक है, और इंडक्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में अन्योन्य प्रेरण, प्रेरण का मतलब हिंदी में होता है उत्पन्न, क्या होना, उत्पन्न होना, ठीक है। तो देखो क्या है, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपकी एक कॉइल है ना, और उसमें करंट चल रहा है। अगर आप उसके सामने कोई दूसरी कॉइल को लेके आते हो, दूसरी कॉइल का लेके आते हो, पहली कॉइल में तो आपने बैटरी से करंट दे रहे हो, और अगर आपने दूसरी कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना, इस तरीके से क्लोज कर दिया, सर्किट को बंद कर दिया बिल्कुल, तो क्या होगा, आप देखोगे कि जैसे ही आप क्या करोगे, पहली वाली कॉइल में चेंज करोगे करंट को, ठीक है, करंट को चेंज करोगे, तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पे पहली कॉइल का जो फ्लक्स बनेगा, ये पहली कॉइल का फ्लक्स बना रहा हूँ मैं ग्रीन कलर में, ठीक है, φ1, ये भी क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज d∅dt, है ना, चेंज होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो फ्लक्स सेकंड कॉइल से टच हो रहा है यहाँ पे, इस जब सेकंड कॉइल पे टच होगा तो यहाँ पे करंट बनेगा या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसी ईएमएफ जो प्रोसेस है कि पहली कॉइल से आपका दूसरी कॉइल में ईएमएफ बन रहा है अपने आप ही, यहाँ पे कोई बैटरी भी नहीं लगाई है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी पहली कॉइल से दूसरी कॉइल में करंट का इंड्यूस हो जाना, करंट का उत्पन्न होना, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ द फिनोमिना दैट कॉज एन इंड्यूस ईएमएफ बी प्रोड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो को चेंज करके और ईएमएफ का इंड्यूस कराना इन अ नियर बाय कॉइल, यानी उसके सामने जो रखी कॉइल होगी उसमें, ठीक है। तो जब एक कुंडली में धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा। एक कॉइल से दूसरी कॉइल जो होगी उसमें करंट का बनना, उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और करंट कब बनेगा, जब आप यहाँ पे करंट को चेंज करोगे, है ना, करंट कम या ज़्यादा होगी तभी तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो भी कम ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे करंट आपने चेंज नहीं करी तो नहीं बनेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ना। तो कौन कौन से ऐसे उसको प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। तो जैसे अगर आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हमने पहले भी देखा है, जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, है ना, तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करता है कि जो कॉइल है उनकी साइज क्या है, शेप क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगला है डिस्टेंस, जैसे पहले ही पढ़ लिया कि अगर आपने दूर दूर रख दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो वो कम हो जाएगा आपका, ठीक है। रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आपने कॉइल को किस तरीके से रखा हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो दोनों एक दूसरे के सामने हैं बिल्कुल, ठीक है,
और अगले वाले डायग्राम को देखो तो ऐसा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और तीसरे वाले को देखो तो 90 डिग्री पे बना रखा है। तो किस में म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, है ना, अननोन प्रेरण सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो आपको जैसे दिख रहा होगा पहले वाले में ही होगा ना, पहले वाले में, क्योंकि जितना भी ये फ्लक्स बनाएगा फाई, जितना भी फ्लक्स बनाएगा ये, वो सेकंड वाली से टच होगा इसमें, इस केस में। तो इसलिए इसमें देखो मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा, मतलब मैक्सिमम करंट बनेगा आपका, ठीक है। और इस वाले में सबसे कम बनेगा फिर ये वाले में, यानी सबसे पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव ओरिएंटेशन, यानी अभिविन्यास, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला होता है युग्मन का प्रभाव। युग्मन का भी प्रभाव पड़ता है। कॉइल आपकी जितनी ज़्यादा आपस में क्या होंगी, मिली भी होंगी, ऐसे पास पास होंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा आपका, ठीक है। तो जैसे इस वाले में दिखा है कि के की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक। तो इस वाले केस में युग्मन आपका सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा आपका, ठीक है। इस वाले में सबसे कम हो रहा है, तो इसलिए इसमें सबसे कम करंट बनेगी या ईएमएफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है कपलिंग के टर्म में, ठीक है, ये ऐसा होता है, पहली वाली कॉइल का इंडक्टेंस, दूसरी वाली कॉइल का इंडक्टेंस, इस तरीके से एम इक्वल टू एम में होता है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण, के होता है यहाँ पे कपलिंग, L1 यहाँ पे पहली कॉइल का इंडक्टेंस है ना, स्वप्रेरकत्व, और दूसरी कॉइल का स्वप्रेरकत्व यानी दूसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये याद रखना के की वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 से 1 होती है। 1 का मतलब मैक्सिमम है ना, और 0 का मतलब मिनिमम। तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे के की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ज़्यादा करंट बनेगा, यहाँ पे कम करंट बनेगा आपका। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये ना फैक्टर बहुत बार पूछता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये जो फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया ना 3 4 5, ये बहुत बार पूछता है, तो बता रहा हूँ, इसको आपको ज़रूर करना है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, तो ये आपको 5 फैक्टर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए, है ना, वो लिखना है हमें। और लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है, ये भी आपको प्रदर्शित करना है कि कैसे, ठीक है। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता ही आता है, ठीक है। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। 1 नंबर में भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नियम है या लेंज का नियम किस संरक्षण पर नियम, किस संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है, तो ऊर्जा यानी किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे डिपेंड करता है, तो किस पे, एनर्जी पे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो लेंज का नियम जो है, लेंज का नियम क्या है, ठीक है, जैसे आपने अभी फ्राडे ने जो नियम दिया था ना, क्या दिया था, -N/d∅/dt, ये तो दिया था कि जो भी ईएमएफ बनेगा, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो भी ईएमएफ बनेगा, है ना, तो वो ईएमएफ हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा है ना मैंने, तो ये नेगेटिव साइन आपका लेंज लॉ ही दिखाता है, ठीक है। लेंज लॉ से हम करंट की डायरेक्शन भी निकालते हैं, ऐसा भी आ सकता है, क्या निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं हम इससे, लेंज लॉ से, ठीक। तो ये जो माइनस साइन होता है ना, लेंज लॉ ही शो करता है। देखो कैसे, मैं आप भी समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, लेंज लॉ में क्या है कि जैसे मान लो ये आपकी एक कॉइल थी, ठीक है, और इसको आपने गैल्वेनोमीटर से लगा रखा, कैसे लगा रखा, गैल्वेनोमीटर से, ठीक। अभी इसमें कोई भी करंट नहीं है ना। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन था ना, आपका अन्योन्य प्रेरण, उसके बारे में, ठीक है। मतलब जो अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे मान लो एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसमें अभी कोई करंट नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं इस मैग्नेट को ऐसे इसके पास लेके आता हूँ, इस चुंबक को इसके पास लेके आता हूँ, अगर इस चुंबक का ये N है और ये S है, ठीक है, एक साइड N है और एक साइड S है, ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत इस कॉइल में
जो ये कॉइल है आपकी, इस कॉइल में एक करंट बहने लग जाएगा, यानी एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, सपोज वो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो इस करंट से क्या होगा, यहाँ पे ये जो करंट होगी ना, ये जो करंट यहाँ पे बनी है, ये यहाँ पे ना इस कॉइल को एक तरीके से ये भी एक मैग्नेट बना देगी। क्या बना दी, एक मैग्नेट बन जाएगा ये भी। और इस, है ना, आपको पता है ना, जिस कॉइल में करंट होती है तो वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, वैद्युत चुंबक की तरह। तो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ये जो मैग्नेट बनेगा ये कॉइल से, इसका ये वाला ये बन जाएगा N और ये बन जाएगा S। ठीक है, यानी अगर आप N साइड को यहाँ से लेके आ रहे हो तो इधर भी N बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये करंट इसके अंदर इस तरीके से बनेगी कि ये जो यहाँ पे क्या बनाए, N पोल बनाए। क्या बनाए, N पोल बनाए। ठीक, अब होगा क्या, ये भी N हो गया, आगे वाला भी N हो गया। तो आपको पता है जब सेम पोल होते हैं, यानी सेम एक जैसे ध्रुव होते हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी रिपल्शन होता है। तो यानी ये जो मैग्नेट है अब और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर N बन गया ना। ठीक, तो ये और आगे नहीं जाएगा। अब क्या होगा, ये जो अब क्या होगा, हमें इसको आगे ले जाना पड़ेगा, यानी एक वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही वर्क आपका यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको मैं इसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये N पोल बन रहा है ना, ये अब ये समझो कि यहाँ पे जो करंट से ये N बना और ये S बना, तो ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। किसका, ये जो मैग्नेट हम इसके पास लेके आ रहे हैं ना, ये N उस मैग्नेट का अपोज कर रहा है कि हॉर पास ना है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो कि हॉर पास ना है। तो इससे क्या होगा, यही आपका लेंज लॉ है कि जो आपका यहाँ पे करंट या EMF बनेगा, करंट या EMF बन रहा है, ये हमेशा इस तरीके से बनेगा, है ना, कि ये जिसके कारण बन रहा है, इसके कारण बन रहा है ना, इसके पास आने से, तो इसके पास आने से बन रहा है, तो उसी का अपोज करेगा, यानी इसी को अपने पास नहीं आने देगा। ठीक है, यही लेंज लॉ है। ठीक है, यानी यहाँ पे करंट ऐसे बनेगी कि उसको अपोज करेगा, और करंट ऐसे बनेगी जिससे यहाँ पे सेम पोल बन जाएगा, N है तो N बनेगा और उसका अपोज करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकंड केस लूँ, जैसे मान लो ये मैग्नेट था, है ना, सेम डायग्राम है। अब क्या था, जो आपके पास यहाँ पे मैग्नेट था, जिसमें ये N था, इसमें ये S था। ठीक है, और ये N बना था। अब क्या करना है, हमें इसको यहाँ से दूर लेके जाना है। क्या लेके जाना है, दूर। ठीक है, इससे दूर ले जाना है। तो आपको पता है कि जब हम पास लेके आते हैं या दूर लेके जाते हैं तो करंट बनती है, किसमें, जो उसके बगल में कॉइल रखी होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दूर लेके जाएंगे। तो जब हम इसको दूर लेके जाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा, इसमें तुरंत ये जो N बना था ना, ये करंट ना, यहाँ पे जो करंट, अब पहले समझो, जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे ना, तो इसमें जो करंट बनेगा वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो पहले थी वो ऐसे थी, अब क्या होगा, करंट बनेगी ऐसे, यहाँ से जाएगी उधर की तरफ आएगी। ठीक, अब इस करंट से जो मैग्नेट बनेगा वो बन जाएगा, यहाँ पे ये S बन जाएगा और ये वाला N बन जाएगा। ठीक, यानी अब हम जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो ये S बन गया, और S क्या करेगा, N को अपनी ओर खींचेगा एक तरीके से, यानी अब उसको दूर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो जब इसको दूर नहीं जाने देगा तो यानी यहाँ पे जो करंट बनी वो इस तरीके से बिहेव करेगी, यानी इस क्या करेगी, इसके दूर जाने का अपोज करेगी। ठीक है, तो यही आपका लेंज लॉ है। तो लेंज ने यही बताया कि जब हम पास लेके आते हैं तो उसको पास नहीं आने देता एक तरीके से, और दूर ले जाते हैं दूर नहीं जाने देता। यानी जब हम पास ला रहे हैं तब भी करंट बन रही है, जब हम दूर ले जा रहे हैं तब भी करंट बन रही है। तो ये करंट जो बन रही है ये हमेशा उसका अपोज करेगी, उसको रोकेगी। ठीक है, तो यही आपका लेंज लॉ है। तो यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस EMF, जो इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट है, इज सच दैट, इस तरीके से होगी, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, जो EMF के प्रोडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं इसके सामने इसको लेके आ रहा हूँ, तो यानी ये जो इसका जो इस मैग्नेट का जो फ्लक्स होगा वो इससे टच हो रहा होगा, है ना, उसमें चेंज हो रहा होगा। जब पास ला रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा होगा, और जब दूर लेके जा रहा हूँ तो इस मैग्नेट का जो फ्लक्स होगा वो इससे कम टच हो रहा होगा। ठीक है, तो उससे करंट बन रही है आपकी। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चेंज इन फ्लक्स। ठीक,
और यही आपका क्या होता है, लेंज लॉ होता है। तो यहाँ पे दिखा भी रखा है मैंने यहाँ पे दोनों में। अब जो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, उसको आप यहीं से समझ सकते हो। हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, देखे यहाँ पे लिखा हुआ है लेंज लॉ। पहले मैं लेंज लॉ ही समझा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ हिंदी वालों को कि लेंज के नियम के अनुसार उत्पन्न ईएमएफ, जो ईएमएफ यहाँ पे बनेगी है ना, यहाँ पे जो ईएमएफ बोलो या करंट, ऐसा मत बोलना ईएमएफ है तो करंट या ईएमएफ बोलो, है ना, उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वह सदैव फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन कब हो रहा है, जब पास ला रहे हो, है ना, तब उसका विरोध करेगा। और जब दूर ले जा रहे हो तब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि फ्लक्स के परिवर्तन से ही क्या बनता है, फ्लक्स के परिवर्तन से ही ईएमएफ बनता है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसका जो आगे क्वेश्चन था आपका कि लेंज लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, उसके अंदर मैंने पूरा ये आपको यहाँ पे लिखा है, और ऐसे मत समझना कि इसको लिखना नहीं है, आपको ये ज़रूर लिखना है, और ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा, और ये आप तब लिख पाओगे जब आप समझोगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी ऊपर समझाया ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है, यानी कुंडली है, ठीक है, और उसके सामने मैं कोई मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ जिसका ये सिरा एन है और ये एस है। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊँगा तो इसके अंदर एक करंट बनेगी, इसके अंदर एक करंट बनेगी, और करंट इस तरीके से बनेगी कि जब मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ तो करंट इस तरीके से बनेगी कि इसका एक एन और इसका ये एस बन जाए। अगर एन को लेके आ रहा हो तो यहाँ पे एन ही बनेगा आपका। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एन जो है इस आने वाले एन का अपोज करेगा, यानी उसका विरोध करेगा। ठीक, मगर आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके जाओगे तो आप कुछ कार्य करोगे, यानी कुछ वर्क करोगे। क्या करोगे, वर्क। कौन सा वर्क करोगे आप, मैकेनिकल, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक कार्य करोगे। क्या करोगे, यांत्रिक, इसको बोलते हैं यांत्रिक कार्य। तो ये जो आप कार्य कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वही यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कौन सी एनर्जी यहाँ पे बन रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी ना, जैसे मैं इसके पास लेके जाऊँगा तो करंट बनेगी, है ना। तो यहाँ पे जो आपका कौन सा जो मैकेनिकल वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क में। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका लग रहा है। तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क इसमें कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क में, क्योंकि जैसे ही आप इसको इसके सामने ला रहे हो तो आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जा रहा है, आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, ठीक, तो वैसे ही जैसे हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, मान लो ये था, है ना, ये एन था, ये एस था, तो जैसे ही मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ, तो दूर लेके जा रहा हूँ तो करंट में तुरंत उल्टी हो जाएगी आपके यहाँ पे, है ना, चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, एस, और ये बन जाएगा एन। ठीक है, अब ये इसको दूर नहीं जाने देगा। अब हमें दूर इसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य, यांत्रिक वर्क, है ना, यांत्रिक कार्य, यानी मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। जो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो है, जो ये मैकेनिकल वर्क है, वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है। जो हम वर्क कर रहे हैं ना यहाँ पे, वही वर्क यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी में वही लिखा है सारा। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, बाकी मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए ये जो है ना टॉपिक अच्छे से डिटेल में बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरा चैप्टर मैंने हिंदी में पढ़ाया है उसको। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो उसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया पूरा, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी मैं इसको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, हिंदी में भी आपको यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो हिंदी में भी ये लिखा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, जब चुंबक को एन ध्रुव की कुंडली के पास लेके लाया जाता है। ठीक है, यानी जब चुंबक को हम लेके आएंगे तो कुंडली का जो एन ध्रुव है उसके पास जब हम उसको लेके आएंगे तो इस प्रकार चुंबक को कुंडली के निकट लाने में हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है।
ठीक है। वैसे ही जब हम एन ध्रुव जो एन ध्रुव से दूर लेके जाएंगे, यानी एन पोल से दूर लेके जाएंगे, तो कुंडली के दक्षिण सिरे, यहाँ पे लिख लेना कुंडली के सिरे, है ना, सिरे लिख देना यहाँ पे, या तो दक्षिणी ध्रुव का विकसित होता है, यानी कुंडली में क्या हो जाता है, कुंडली में लिख देना यहाँ पे, कुंडली में दक्षिण ध्रुव विकसित हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना, दूर लेके जाएंगे तो एस पोल बन जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, एस। तो चुंबक से दूर ले जाने में आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, यानी दोनों में ही हमें कार्य करना पड़ रहा है। और यही कार्य, कौन सा कार्य करना पड़ रहा था हमें, यांत्रिक कार्य, है ना, मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा था। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेरित धारा, यानी प्रेरित धारा में परिवर्तित हो जाता है। अतः ऊर्जा का परिवर्तन होता है, यानी ऊर्जा चेंज हो रही है ना, यानी आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का एक परिमाण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण, यानी सेल्फ इंडक्शन किसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या आता ही आता है आपका। और किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस को क्लियरिफाई करना है आपको कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। देखो, सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, ये दोनों क्या क्या होते हैं, देखते हैं इसको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको ना, सेल्फ इंडक्शन लिख लेना। क्या लिख लेना, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि पहले सेल्फ डेफिनेशन के लिए किसकी देखनी है हमें, सेल्फ इंडक्शन की देखनी है। ठीक है, फिर हम सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो सेल्फ इंडक्शन किसको बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है, यानी सेल्फ यानी अपने आप ही। तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे म्यूचुअल में हमने पढ़ा कि दो कॉइल होती हैं, ऐसे दो कुंडली होती थी, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में करंट बनता था, यानी वोल्टेज ईएमएफ बनता था। सेल्फ का मतलब होगा यहाँ पे एक ही कॉइल में बन रहा होगा। तो जैसे मान लो एक कॉइल है, ये एक कुंडली है आपकी, ठीक है, और यहाँ से आप इसको करंट दे रहे हो। क्या दे रहे हो, करंट दे रहे हो। अब जब आप इसमें करंट दोगे ना, तो ये करंट जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना, करंट जब बढ़ेगा घटेगा तो यहाँ पे फ्लक्स जो बनेगा उसमें परिवर्तन होगा, चेंज होगा, जिसके कारण यहाँ पे एक करंट बन जाएगी आई। एक करंट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो ये जो करंट यहाँ पे बन रही है, ये किसके कारण बन रही है, इस करंट के कारण बन रही है। जब, क्योंकि करंट में जब चेंज होगा तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा, एक करंट बनेगी। ठीक है, तो ये करंट इसी कुंडली में बन रही है ना, इसी कॉइल में बन रही है, सेम कॉइल में बन रही है ना, एक ही है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वप्रेरण। अभी दिखा दूंगा मैं आपको नीचे भी। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब आप जिस कॉइल में करंट दे रहे हो उसी कॉइल में अगर करंट बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब ये जो करंट बनेगी ना, इस करंट का अपोज करेगी, यानी उसको चेंज होने का अपोज करेगी। ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ना, ये वाली करंट देखो, और ये करंट यहाँ जा रही है, तो ये उसका अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसको वही लिख लेना, सेल्फ इंडक्शन लिख लेना इसको भी। ठीक है, क्या लिखना, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल। ठीक है, क्या है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल लिंक विद द कॉइल चेंज, यानी जो उस कॉइल से लिंक फ्लक्स है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उससे क्या होगा, एक ईएमएफ बनेगा, आपका ईएमएफ बनेगा, या जिसको हम बोलेंगे करंट बनेगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, इसको इंडक्शन लिख लेना। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो जब सेम कॉइल में करंट बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्शन से ही सेल्फ इंडक्टेंस बना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हेडिंग डाल सकते हो वैसे। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो, जो फ्लक्स, जो करंट है ना, जैसे मान लो एक कुंडली थी आपकी, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा ये क्या बनाएगा, यहाँ पे फ्लक्स बनाएगा। ठीक है,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ना तो यहाँ से L एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, फिर I लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा प्रोपोर्शनल का साइन, यानी समानुपाती का साइन हटाए, L एक कांस्टेंट लिया। तो ये जो L होता है ना यहाँ पे, यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, यानी स्वाप प्रेरकत्व जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये जो L है यही आपका स्वाप प्रेरकत्व, ठीक है। अभी आगे भी लिखा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, तो यहीं से आप इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बना सकते हो। आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूले में करंट है ना I, इसकी वैल्यू 1 रखना। कितनी रखना, 1 एम्पियर रख देना, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, L के बराबर हो जाएगा ना। जब I की वैल्यू 1 रखोगे तो F फाई इक्वल टू L होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी कॉइल का, यानी जो स्वप्रेरक होता है किसी भी कुंडली का, वो इक्वल टू होता है टोटल फ्लक्स, जितना ही फ्लक्स उससे लिंक होगा, टोटल फ्लक्स लिंक होगा व्हेन करंट कितनी होगी आपकी, 1 एम्पियर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। इसको समझा देता हूँ मैं आपको एक बार कि अगर आप किसी कॉइल में यहाँ से 1 एम्पियर की करंट दे रहे हो, कितनी, 1 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा होगा वो किसके बराबर होगा, उसके सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। यानी इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा स्वप्रेरक, तो उसके बराबर हो जाएगा अगर आप 1 एम्पियर करंट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो E इक्वल टू माइनस d5/dt, ये फैराडे लॉ होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, फाई की जगह क्या रख दो, Li, क्या रख दो, Li, ठीक है। L बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, di/dt, ठीक है। तो ये di/dt बन गया यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे di/dt अगर 1 रख दो, di/dt 1 रख दो, तो यहाँ पे E इक्वल टू कितना आएगा, -L आएगा। तो यहाँ से भी आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बन सकती है कि दी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस वो इक्वल होता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी कॉइल का, यानी स्वप्रेरक होता है, वो किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। E मतलब EMF के बराबर, जो इंड्यूस EMF होता है, ठीक है, जो EMF उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो जब आप करंट को 1 एम्पियर रखोगे तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस यानी L बनेगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, जितना EMF बनेगा। यानी अगर आप किसी कॉइल में di/dt का मतलब है करंट में जो परिवर्तन कर रहे हो, करंट में जो चेंज कर रहे हो 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे जो EMF बनेगा वो किसके बराबर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। और अपोजिट होगा उसके, माइनस का साइन आ रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये हिंदी मीडियम में, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे नहीं कि वीडियो को स्किप करके आगे देख रहे हो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ तो आप उसको समझ लो, ठीक। बाकी जो है आपको आ जाएगा समझ में, ऐसा भी टफ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में भी उसको बता रहा हूँ, जो मैं ज़्यादातर हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्वप्रेरण क्या होता है, तो यही लिखा है मैंने, जब किसी कुंडली है ना के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी आप कुंडली के करंट में परिवर्तन करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा उसमें भी परिवर्तन होगा, और उस फ्लक्स से क्या होगा, एक करंट बनेगा, और करंट का बनेगा विपरीत दिशा में बनेगा, इसलिए क्या होगा, इसको बोलते हैं हम स्वप्रेरण, ठीक है। यानी उस कुंडली में जो करंट बना किसके कारण बना, फ्लक्स में परिवर्तन के, और उसी कुंडली में बन रहा है ना, इसलिए इसको स्वप्रेरण बोलेंगे। तो कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उस बंद चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उसी कुंडली में बन रहा है ना, तो इसलिए उसको बोलेंगे स्वप्रेरण। अब देखते हैं स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैंने बताया जो इसमें कॉइल में जो जितना ज़्यादा आप यहाँ से करंट दोगे I, उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स बनेगा फाई, ठीक है। अब आप क्या करो, प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, है ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू लोगे L और I लिखोगे इसे Li। अगर आपने I की वैल्यू 1 कर दी तो क्या होगा, फाई इक्वल टू L। तो यही यहाँ पे देखो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन आ गई, यानी स्वप्रेरकत्व। तो यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंशिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है, जो एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न, यानी 1 एम्पियर धारा अगर आप दोगे ना किसी कुंडली को, तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा आपका, ठीक है। L क्या है, स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। और फैराडे के नियम से भी हम इसको निकाल सकते हैं।
तो ये मैंने अभी आपको समझा भी दिया था, है ना। यहाँ पे E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो यहाँ पे क्या है, फाई की वैल्यू रख देना एल आई, एल बाहर जाएगा तो डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। उसके बाद अगर आप डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 रख दो तो यहाँ से क्या आएगा, E इक्वल टू माइनस एल। तो एक डेफिनेशन आपकी यहाँ से ही बनेगी। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसको देखना, इस फॉर्मूले को याद रखना मतलब। तो यहाँ पे एक मिनट, तो किसी कुंडली का 100 पे रख दो, यहाँ से जो डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। यानी किसी कुंडली में अगर आप डी आई अपॉन डी टी है ना, यानी करंट में जो परिवर्तन कर रहे हो 1 एम्पेयर कर रहे हो, तो जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल E बनेगा वो किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। 100 पे रख दो, बाकी 100 पे रख दो, या सेल्फ इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन वो फॉर्म वो होता है मात्रक H होता है, यानी जो L होता है ना उसकी यूनिट होती है हेनरी होती है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था इसमें। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। कम ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही आए थे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आए थे, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।